चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लास करने जा रहे हैं जिसमें हमारा फोकस होगा फंडामेंटल राइट्स। हमारे जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में हमको दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में ये दिया गया है। आप लोगों में से कुछ लोग को डाउट हो रहा होगा कि अभी हमने सिटीजनशिप तो किया ही नहीं था। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सिटीजनशिप का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, और उतना जो उसके प्रोविजंस हैं वो हम बाद में जब फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में एक दिन डिस्कस कर लेंगे उसको। क्योंकि और उसके जो कुछ टॉपिक्स है जो मेंस वगैरह में आ सकते हैं, जैसे सीए जैसे मुद्दे हो गए, वो ऑलरेडी हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी हमको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे सबसे पहले। और फंडामेंटल राइट्स का ये जो हमारा लेक्चर होगा ये पूरी तरीके से, पहले ही हम बात कर चुके हैं, हमारा पूरा जो कोर्स है प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड है। ठीक है, प्री के और मेंस। तो यहाँ पर हम जो भी करंट टॉपिक्स है, सिनारियोज हैं, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेंस में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आंसर राइटिंग या कह सकते हैं जो भी आप, बेसिकली आंसर राइटिंग के जो भी हम उस पॉइंट जो उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्रीलिम्स रिलेटेड टॉपिक्स जो होंगे वो तो हमारे ऑलरेडी कवर होंगे ही होंगे अगर हम डिटेल में कर रहे हैं सब। तो चाहे आप स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी के लिए आपका ये कोर्स बहुत ही यूजफुल है। तो आप कंटिन्यू जरूर करिएगा लास्ट तक। और दूसरी चीज, जो कोर्स है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो और नोट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप रनिंग नोट्स बनाते हुए चलिए, रनिंग नोट्स को बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, जिससे कोई भी अगर आपको डाउट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। आपके कोई डाउट हैं, कुछ भी आ रहा है, तो पहले जैसा कहा कि बस थोड़ा सा क्लास के एंड होने तक का वेट करिएगा। क्लास के एंड होने का वेट करिएगा जिससे कि आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। और छोटे मोटे जैसे जो टॉपिक करंट अफेयर्स के हो गए इधर उधर वाले, उसके लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो हमारा प्रेप लर्न एडू सेंटर का जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के अलावा बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। हालांकि इसी नाम से हमारा ऐप भी है प्ले स्टोर पे, उसको भी अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ आपको डेली का डेली मिलता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स की आज ये पहली क्लास है। और टोटल जैसा कि प्री और मेंस दोनों को कवर करना है तो एटलीस्ट 12 to 15 लेक्चर्स हमारे इसमें लगेंगे ये इसको डिटेल से कवर करने में। डिटेल इसका कवर करने में 12 to 15 लेक्चर करेगा। आप इसको बने रहिएगा तभी आप समझ सकेंगे। और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और अगर जब तक आप इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल राइट्स की अगर आप बना, क्योंकि जितने भी इश्यूज बन निकल के आते हैं वो सब कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से ही जुड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जितनी भी याचिकाएं जाती हैं सरकार के अगेंस्ट में या कुछ भी, वो भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे जब आधार स्कीम आई थी, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में वहां पर क्या बात की गई कि हमारी राइट टू प्राइवेसी कहाँ आ गया, फंडामेंटल राइट्स में आ गया। अगर प्रेस की फ्रीडम पे कोई बात आती है तो वो भी कहां पर आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स पे आ जाता है। अभी कुछ समय पहले जैसे कर्नाटक का हिजाब वाला मुद्दा हुआ था, वो भी कहां से जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। योगी जी ने संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे दिया तो कहां से जुड़ा हुआ मुद्दा है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आ गया, किससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो जितने भी विवादित डिस्प्यूटेड इश्यूज होते हैं, डिस्प्यूटेड जितनी भी बातें हो रही हैं वो सब कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं किससे, फंडामेंटल राइट्स से। इसलिए फंडामेंटल राइट्स क्यों हैं, क्या हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तभी आप एक अच्छा आंसर दे सकते हैं। और एक पॉलिटी सब्जेक्ट तैयार करने के हिसाब से भी अगर हम सोचें तो आप अच्छी तरीके से उसको तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो
चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स का अपना सब्जेक्ट। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर दिया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? पार्ट 3। कभी ये भी क्वेश्चन सिंपल सा भी पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर मेंशन है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। कहाँ से कहाँ तक मेंशन है? तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन है। ठीक है, 12 से 35 तक। एक और जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो टोटल 6 नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सब तो बहुत ही ऑर्डिनरी से क्वेश्चन है जो पता होने चाहिए, इसलिए पहले ऐसे बोल दे रहे हैं, लेकिन अभी हम डिटेलिंग शुरू करेंगे। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं। अब यही 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे 12 से लेकर 35 तक में बताए गए हैं। 12 से 35 तक इनको डिटेलिंग दी गई है। बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, और यही सारे जो पॉइंट है ये अपने आप में एक अलग अलग आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग अनुच्छेद है जिसको हम डिस्कस करेंगे, उनके पीछे की कहानी, उनके पीछे क्या मुद्दे हो सकते हैं, उसको हम इश्यूज क्या हो सकते हैं वो हमको डिस्कस करना है। तो राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये 6 तो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो कभी कोई क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है, कई बार ये भी वनडे एग्जाम्स वगैरह में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हमको पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले तो आखिर क्या होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स? क्या हैं ये फंडामेंटल राइट्स? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? इनकी जरूरत क्यों है? क्यों इनको दिया जा रहा है? इनकी जरूरत क्या है? क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स को रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? इनसे जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं? और फंडामेंटल राइट्स अगर हमारे लोगों को देना है तो कैसे देना है, कितना देना, हाउ मच, कौन कौन से प्रोविजंस होने चाहिए, कैसे दिया जाए, ये सारे क्वेश्चन जो थे, इन सब चीजों को हमको देखना है। क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कितना देना है, कैसे देना है, उनसे जुड़े हुए मुद्दे क्या है, यही पॉइंट्स हमको 4 क्वेश्चंस के आंसर अगर हमने जान लिया तो पूरा फंडामेंटल राइट्स हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 4 हमने आंसर जान लिए तो पूरा फंडामेंटल राइट्स हमारा कवर हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स की अगर हम जैसे बात करते हैं, राइट अप जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सुनने पे भी ध्यान रखिएगा, तभी आप एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे। ठीक है, देखिए, एक चीज तो आपको पता होगी, हमने जब स्टार्टिंग में बात की है, काफी लेक्चर हमारे हो चुके हैं, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? फंडामेंटल राइट्स का जो हमने प्रोविजन है, ये हमने यूएसए से अडॉप्ट किया हुआ एक तरीके से। ठीक है, यूएसए से हमने लिया हुआ है। यूएसए में जहां पर इसको बिल ऑफ राइट्स भी एक तरीके से कहा जाता है। बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं? राइट्स यानी कि हो गए हमारे अधिकार, हमारे अधिकार। तो जो जो भी डेमोक्रेसी है, जहां पर भी लोकतंत्र है, वहां पर जो उसके नागरिक होते हैं उनको कुछ राइट्स होने चाहिए, उनके पास कुछ अधिकार होने चाहिए, उनके पास कुछ अधिकार होने चाहिए। ये अधिकार ऐसे हों जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हों, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हों। साथ ही सरकारों के द्वारा भी, वहां की गवर्नमेंट के द्वारा भी उनको पूरी मान्यता हो, वो पूरी तरीके से उसको एक्सेप्ट करती हो गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट कभी उसमें कमी करे या कटौती करे, उसको में कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर करे और कभी भी इस तरीके की कमी या कटौती उन राइट्स में ना होने दे। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगे कि उसके अधिकारों में कमी या कटौती की जा रही है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय में जा सके, किसी भी न्यायालय में जा सके, हाई कोर्ट में जा सके, सुप्रीम कोर्ट में जा सके। तो इस तरीके के जो अधिकार होते हैं, यही बिल ऑफ राइट्स होते हैं, या कहें
फंडामेंटल राइट्स होते हैं, या कहें तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अ डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर द इंडिविजुअल्स हैव सर्टेन राइट्स एंड दैट गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स, देयरफॉर इट इज ऑफन अ प्रैक्टिस इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है, such a list of rights mentioned and protected by the constitution is called bill of rights, यानी कि भारत के टर्म में अगर कहते हैं तो यही हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। जहां तक बात होती है राइट्स की, अधिकारों की, तो अलग अलग टाइप के राइट्स होते हैं। जब जैसे आप सुनते हैं ना ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स पिक्चरों में बड़ा दिखाया जाता है, सीरियल्स वगैरह में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स होते हैं। हमारे नागरिकों के अधिकार, सिटीजन राइट्स, ये भी वर्ड आजकल बहुत चर्चा में रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की अगर हम जैसे बात करते हैं, अभी हमने क्या कहा कि फंडामेंटल राइट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो भाई ये अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इन सब चीजों को भी हमको समझना होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए, बाकी और भी राइट्स होते हैं उनके बारे में भी हम अभी थोड़ी देर में, बस 2-3 मिनट में जान लेंगे। जहां तक भारत के संविधान की बात करते हैं, भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको दिया गया। और सबसे पहले अगर कोई आपसे कहे कि भारत में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कब लाने का प्रयास किया गया, तो आपको याद होगा जब हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तो 1928 में नेहरू जी के पिता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू ने एक नेहरू रिपोर्ट बनाई थी। साइमन कमीशन के बाद में नेहरू रिपोर्ट एक बनाई गई थी, याद होगा आपको, जब इस पे काफी डिटेल में हमने चर्चा की थी। इसी नेहरू रिपोर्ट में पहली बार इस तरीके की बिल ऑफ राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी कि हमारे नागरिकों को अधिकार दिए जाने चाहिए। तो पहला प्रोविजन यहां पर इस तरीके की बात की गई थी कि जहां पर यह कहा गया कि हमारे नागरिकों के पास कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए, उनके पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए जो संविधान के द्वारा प्रोटेक्टेड हों, संविधान के द्वारा उनकी रक्षा की जा सके। ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई कहता है कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा, कुछ अधिकार ऐसे होने चाहिए जो नागरिकों को मौलिक रूप से प्राप्त होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनका प्रोटेक्शन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनका प्रोटेक्शन होता है। और यदि सरकार उसमें कमी या कटौती करने का प्रयास करती है, तो नागरिक, कोई भी इंडिविजुअल सीधे सीधे देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं, जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, फिर वहां से आप अपील करेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट को आपके अधिकारों का एक तरीके से संरक्षक, प्रोटेक्टर, गारंटर बनाया गया है। ठीक है, पहली चीज, सरकार कोई कमी या कटौती नहीं कर सकती। अगर करने का प्रयास करेगी तो आप सीधे कहां जा सकते हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल यही होते हैं, फंडामेंटल राइट्स यही होते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो पार्ट 3 में इसको दिया गया है, लेकिन कैसे ये दूसरे अधिकारों से, राइट्स से अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेचुटरी राइट्स या ह्यूमन राइट्स या सिविल राइट्स से किस तरीके से ये अलग है, इसको आइए समझते हैं, इसको हम समझते हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमने एक बात समझ ली कि कॉन्स्टिट्यूशन के कहां दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिया गया है। ठीक है, पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं, कुछ ऐसे राइट्स, अधिकार भी हैं जो पार्ट 3 के अलावा, पार्ट 3 के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगहों पर मेंशन किए गए हैं, अलग अलग जगहों पे मेंशन किए गए हैं, अदर देन पार्ट 3। और
अदर देन पार्ट 3, ये जो प्रोविजंस मेंशन किए गए, जो राइट्स मेंशन किए गए, ये कहीं ना कहीं नागरिकों को, सिटीजन्स को और पावर देते हैं, उनको पावरफुल बनाते हैं, उनको मजबूत बनाते हैं। तो ऐसे सभी अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में अदर देन पार्ट 3 दिए गए हैं, अदर देन पार्ट थ्री में वर्णित अधिकारों के अलावा दूसरी जगहों पर दिए गए हैं, उन सभी अधिकारों को, उन सभी राइट्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। कौन से? संवैधानिक अधिकार या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब फंडामेंटल राइट्स की जहां पर बात हो रही थी, सरकार उसमें कमी कटौती करने का जब भी प्रयास करती, वो कर नहीं सकती है। और अगर फिर भी कर दे तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। लेकिन जब बात कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की आती है, तो वहां पर आप, सरकार कमी कटौती वहां पर भी नहीं कर सकती, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ प्रोविजंस ऐसे लाती है, कमी कटौती करती है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको लोअर कोर्ट में पहले जाना होगा। कहां पर जाना होगा? पहले निचली अदालतों में जाना होगा। और वहां से फिर आप अपील करते हुए, अपील के माध्यम से कहां पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर आप सोचें कि आप डायरेक्ट चले जाएंगे कहां पर? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए, तो वो प्रोविजन नहीं किया गया है। डायरेक्ट आप किस केस में जा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो अधिकार है जो अदर देन पार्ट 3 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए, जो नागरिकों को, सिटीजन्स को पावर्स को, समथिंग अधिकार, राइट्स देते हैं। जैसे आर्टिकल 265। ठीक है? आर्टिकल 265 क्या कहता है? आपको पता है कि बजट पेश किया जाता है। बजट पेश किया जाता है, पता है ना? फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं। तो जब बजट पेश करते हैं, सबकी निगाहें होती हैं, भैया इनकम टैक्स कितना लगेगा, इसी पे सबका निगाह पड़ा रहता है। अब ये जो इनकम टैक्स है लगाया रही है सरकार, जो टैक्स वगैरह लगाती है, या अदर टाइप कारपोरेट टैक्स या कुछ भी टाइप का टैक्स लगा रही है, तो आर्टिकल 265 ये कहता है कि किसी भी ऐसे ही मन जब किया तब सरकार टैक्स नहीं लगा देगी। अगर सरकार को टैक्स लगाना है तो उसके लिए प्रॉपर एक लीगल वे में जाएगी, और लीगल वे में मतलब पार्लियामेंट से मंजूरी लेगी। विदाउट पार्लियामेंट मंजूरी टैक्स नहीं लगा सकती। एक तरीके से ये नागरिकों को अधिकार दिया गया है, क्या? कि उनके ऊपर मनमाना टैक्स सरकार नहीं थोप सकती। कि मन आज सरकार के पास लगता है कि पैसा कम आ रहा है, उन्होंने क्या किया? टैक्स बढ़ा दिया। फरवरी में टैक्स बढ़ा दिया, अप्रैल में टैक्स बढ़ा दिया, मई में टैक्स बढ़ा दिया। ऐसा नहीं होगा। जो प्रोविजंस दिए गए हैं पार्लियामेंट में टैक्स के रिगार्डिंग, टैक्स से परमिशन लेना होगा, वो सारी चीजें यहां पर दी गई हैं आर्टिकल 265 में। ठीक है? तो ये एक तरीके से नागरिकों को अधिकार है। और क्या ये पार्ट 3 में है? नहीं, अदर देन पार्ट 3 है, तो मतलब ये क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ। इसी तरह से आर्टिकल 301 ये क्या कहता है? अगर आप रहने वाले कहाँ हैं? बिहार के हैं, और अगर आप जाना चाहें दिल्ली जॉब करने, रहने, अगर आप जाना चाहें महाराष्ट्र में मुंबई में, अगर आप जाना चाहें केरला के तिरुवनंतपुरम में, अगर आप जाना चाहें तेलंगाना में, अगर आप चाहें बेंगलुरु में, तो आप जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। आप किसी भी राज्य में कहीं पे भी बस सकते हैं, अपना बिजनेस फैला सकते हैं। ये आपको अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 309 देता है। ठीक है? इसी तरीके से 326 क्या कहता है? लोकसभा और विधानसभा में एडल्ट फ्रेंचाइजीज के तहत, वयस्क मताधिकार के तहत आप निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। ये भी आपको एक राइट है, ये भी आपका एक अधिकार है। तो ये सारे इस तरीके के अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं, वो कौन से हैं? वो सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। ये सब संवैधानिक अधिकार है। ठीक है? ये सब क्या है? हमारे संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद कुछ संविधिक अधिकार आते हैं, या फिर कहें लीगल राइट्स। लीगल राइट्स ये सांविधिक अधिकार। ठीक है? ये क्या होते हैं?
ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दिया गया है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है, नहीं। तो फिर कैसे ये आए? तो ये कहा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए कुछ ऐसा कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी सब्जेक्ट पर क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है। कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि वो किसी सब्जेक्ट पर अगर चाहे तो कानून बना सकता है, लॉ बना सकता है। तो ऐसे सभी लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है, ऐसे सभी लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है, कानून बनाकर नागरिकों को दिया जाता है। ऐसे राइट्स जो कोई कानून बनाकर, लॉ बनाकर लीगली हमारे नागरिकों को दिए जाते हैं, उनको कहते हैं सांविधिक राइट्स या लीगल राइट्स। उसको लीगल राइट्स या सांविधिक अधिकार कहते हैं। जैसे आपको राइट टू वोट है, इसके लिए संसद ने जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाया है। उसमें आपको यह अधिकार दिया गया कि आप वोट कर सकते हैं। ठीक है, किस क्या उसमें प्रोविजंस होंगे, किस क्या उसके सारे डिटेल्स होंगे, वो आपको वहां पर बताया गया है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने इसको बनाया और इसके थ्रू आपको ये अधिकार मिला। तो इस तरीके के जो अधिकार होते हैं लीगल राइट्स कहे जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी, ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स तो बहुत ही सिंपल हैं। आप पृथ्वी पर आए हैं, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपका जन्म हुआ है। अब बाय बर्थ आपको अगर जीवन में रहना है तो आपकी कुछ बेसिक नीड्स है जो प्राकृतिक रूप से आपके लिए आवश्यक है। फूड होना चाहिए, आपके पास रहने के लिए स्थान होना चाहिए, आपके पास पहनने के कपड़े होने चाहिए, आप अपना जीवन डिग्निटी के साथ जी सकें। इस तरीके के जो अधिकार होते हैं जो आपको अपना जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, वो सारे क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स। ये नेचुरली किसी भी पर्सन के पास होने ही होने चाहिए। इन सभी अधिकारों को हम क्या कहते हैं, फंडा ह्यूमन राइट्स। ठीक है, मानवाधिकार और फंडामेंटल राइट्स में यही बेसिक डिफरेंस भी है, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में बेसिक डिफरेंस। ये आपको जन्म से प्राप्त हो जाते हैं, मतलब अगर आपने बर्थ लिया है तो आपको ये अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स बाय बर्थ नहीं आता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन आपको बना कर देता है। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल है, ये आपको बना कर दिए गए, ये नेचुरल नहीं है। जबकि ह्यूमन राइट्स आपको बनाकर नहीं दिए गए हैं, ये आपके जन्म के समय आपको मिल गए हैं। आप किसी भी देश के नागरिक हो, आप भारत के हैं, इंडिया के हैं, आप पाकिस्तान के हैं, आप इजराइल के हैं, आप सीरिया के हैं, आप फिलिस्तीन के हैं, कहीं के भी हो, आप प्रवासित हैं, अप्रवासित हैं, तड़ी पार हैं, कोई भी हो, आप सभी के पास ये अधिकार होंगे। लेकिन फंडामेंटल राइट्स किसी देश की संविधान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको देना चाहता है। जैसे हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स कुछ हमारे देश के नागरिकों के लिए सिर्फ हैं, कुछ हमारे देश के नागरिकों के लिए भी हैं और विदेशियों के लिए भी है। तो ये डिसाइड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करेगा कि किसको देना है। लेकिन मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, हर किसी का अधिकार होता है। मूल अधिकार संविधान डिसाइड करेगा कि किसका है किसका नहीं है, लेकिन मानवाधिकार हर किसी का है, ये बाय बर्थ मिल जाता है। और फंडामेंटल राइट्स संविधान को बना करके उसके बाद आपको अलग से दिया जाता है। एक और अधिकार की बात करते हैं जो हाल फिलहाल काफी चर्चा में रहा है, अमेरिका जैसे देशों में काफी चर्चा में रहता है, वहां पर इसी की ज्यादा आज डिमांड है, सिविल राइट्स। सिविल अधिकार क्या होते हैं? 1991 के बाद से जैसे भारत में एलपीजी का पैराडाइम आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया, इसके बाद में नागरिकों को, सिटीजन्स को एक तरीके से क्या समझा जाने लगा, एक तरीके से कस्टमर समझा जाने लगा है। ठीक है, और उनको क्या फोकस किया जाता है कि उनके सेटिस्फैक्शन पर फोकस किया जाता है, उनके सेटिस्फैक्शन पर फोकस किया जाता है, उनकी हर डिमांड को फुलफिल करने पर फोकस किया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही जब आप किसी नागरिक को, सिटीजन्स को एज अ कस्टमर समझकर उसकी हर एक डिमांड को फुलफिल इस तरीके से करें कि आप वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई रहे। जैसे हमारे यहाँ तो अलग ही ले लिया आपने, एक कोई सिम कार्ड भी ले लिया, मान लीजिए एयरटेल का ही ले लिया, तो वो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल पूछने के लिए 4 बार आपको मैसेज कर करके आपको दुखी कर देंगे, परेशान कर देंगे। ठीक है,
आप किसी कुछ आपको क्वेरी करनी है, कहीं पर भी आपने फ़ोन किया, कुछ भी किया, तो वहीं पर एक फीडबैक का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है कि आपके पास आएगा, आप 5 में से हमको रेटिंग कर दीजिएगा, आप हमसे कितना सेटिस्फाई हैं। इस तरीके की चीज़ हर किसी के साथ हो चुकी होती है। तो इस तरीके के अधिकार जो होते हैं, हमारे यहाँ तो उतने लेवल पे नहीं है, लेकिन यूएसए वगैरह जैसे देशों में जो पूरी तरीके से इस तरह से एलपीजी पैराडाइम पे पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं, वहां पर नागरिकों के हित के लिए उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई करने का प्रयास किया जाता है। ये एक तरीके से सेकंड जनरेशन के राइट्स माने जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम बना के नहीं देगी, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो स्कीम सही लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, उसमें कहीं करप्शन तो नहीं इन्वॉल्व है, कहीं उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं इन्वॉल्व है। आपको करप्शन फ्री सर्विस मिलनी चाहिए। आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो कहीं ऑफिस ऑफिस जैसे एक मुसद्दी लाल का पहले सीरियल आता था, तो वैसे ही तो नहीं हो रहा है कि आपको पहले आप पुष्पा जी के पास जा रहे हैं, फिर आपको पूछ लिया जाए हेमा जी के पास जाइए, फिर चौबे जी के पास जाइए। इस तरीके से तो नहीं भेजा जा रहा है। आप जहां जाएं वहीं पे आपका काम हो जा रहा है कि नहीं, आपको सर्विस प्रॉपर मिल जा रही है कि नहीं। ठीक है, जो इस तरीके की जो अधिकार होते हैं, अगर आप पॉल्यूशन फ्री समाज चाहते हैं, वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, करप्शन फ्री चाहते हैं, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके के जितने भी अधिकार होते हैं, वो आपके कहां पर आते हैं, सिविल राइट्स में आते हैं। वो सारे आपको सिविल राइट्स में देखने को मिलते हैं। तो हमारे जो अलग अलग राइट्स हैं, कौन कौन से, इनको हमने देख लिया। ये कौन से थे, कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन थे, लेकिन अदर देन पार्ट 3। ये लीगली या स्टेचुटरी हम कहें, ये हमको पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाकर मिल रहा था, लॉ के थ्रू। मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स जो थे, ये बाय बर्थ आपको मिल जाते हैं। और ये सेकेंड जनरेशन के एक तरीके से अधिकार है, जो कि आपको कब मिल रहे हैं, एलपीजी के बाद से नागरिकों की, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे फोकस किया जा रहा है। उसको कैसे भ्रष्टाचार मुक्त जो भी सर्विस चाहिए प्रॉपर वे में उसको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये सब चीजें। ठीक है, और इन्हीं में से एक सबसे बड़ी चीज कौन सी थी, फंडामेंटल राइट्स, जिसको बिल ऑफ राइट्स के भी नाम से अलग अलग देशों में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी पूरी कॉन्सेप्ट है और कहानी है, जिसके बारे में हमको पढ़ना और समझना है। तो अगर आपसे अब अलग अलग चीजों के बारे में कोई पूछे कि कौन कौन से अधिकार होते हैं, कौन कौन से अधिकार नहीं होते हैं, तो आप उसको समझा सकते हैं। क्लियर है? इतनी बातें तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होंगी, उससे ज़्यादा तो उसमें कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर बता दी गई हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करते हैं, राजनैतिक मानवाधिकार, नागरिक मानवाधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक मानवाधिकार, सामाजिक आर्थिक मानवाधिकार, ये सारी चीज़ें। नागरिक और ग्राहक, सिटीजन और कस्टमर में क्या क्या डिफरेंस होता है, मान लीजिए ये कभी आपसे पूछ ले। सेवा या वस्तु राज्य के द्वारा दिया जाता है, इसमें यहाँ कोई सेटिस्फैक्शन पर फोकस नहीं है, लेकिन अब जब आप कस्टमर समझ ले रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन पर फोकस है। ये उतना पावरफुल नहीं है, ये ज़्यादा पावरफुल है, इसमें ज़्यादा जागरूकता है, ये ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आपको सरकार इस तरीके से कि आपको फोकस कर रही कि आपको सेटिस्फाई है कि नहीं, आप सरकार से हमेशा डिमांडिंग नेचर रखेंगे। यहाँ पर क्या डिमांडिंग नेचर रहेगा, नहीं। यहाँ पर तो कहेंगे भैया जो दे दे रही है वही ले लो, जो जितना मिला उसी में खुश रहो। लेकिन यहाँ ये लोग जितना मिला उतने में खुश रहेंगे, नहीं। ये कहेंगे भैया हमको ठीक से नहीं मिला है और दो। ये डिमांडिंग प्रवृत्ति का होगा, लेकिन ये डिमांडिंग नेचर का नहीं होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए यूएसए जैसे देशों में आज की डेट में जो सिटीजन्स होते हैं उनको एक तरीके से कस्टमर समझने का, जो भी कैपिटलिस्ट कंट्री होती है वहां पर एक तरीके से कस्टमर फोकस्ड इसीलिए वो होते हैं। ठीक है, भारत में वो चीजें आ रही है लेकिन समय लगेगा, हाँ, चीजें एकदम से नहीं बदलती हैं। अब बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे देश में, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कहां से आया, कितना आया, उस पर। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो अधिकार तो हमको देने थे, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो हमको अपने नागरिकों को क्या देना था, राइट्स। तो विराट, हम क्लास के लास्ट में थोड़ा सा बात कर लेंगे,
अभी चलने देते हैं, नहीं क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। देखिए, अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो हमको यहाँ पर अधिकार देने होते हैं अपने नागरिकों को। तो जब हमको अपने नागरिकों को आज़ाद देना आज़ादी के बाद अधिकार देने थे उनके लिए, कुछ इस तरीके के प्रावधान करने चाहिए थे कि सरकारें कभी उसको भविष्य में कम ना कर सकें। तो हमको ये भी देखना था कि हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, हमारे देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसको भी हम फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सिर्फ अधिकार देने भर से तो मतलब नहीं, क्योंकि इसको इस तरीके से हमको बनाना था कि कभी सरकारें कमी कटौती ना कर सकें। तो मान लीजिए अगर हम उसी समय इस तरीके के अधिकार दे देते कि भैया सरकारें जो होंगी, राज्य सरकारें जो होंगी, केंद्र सरकार जो होगी, वो हर किसी को महीने में 50 लाख लोगों को जॉब देगी, तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। हम कह देते कि नहीं भैया सरकारें हर किसी के घर में 50 केजी चावल पहुंचाएगी, तो क्या वो पॉसिबल था? नहीं था। ठीक है, वो चीजें रिसोर्सेज, हर किसी को हम कह देते कि हर किसी को हम इंडस्ट्री लगा के देंगे, क्या वो पॉसिबल था? वो भी पॉसिबल नहीं था। तो हमको अपनी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी देखनी थी, अपनी डाइवर्सिटी को भी देखना था, अपने कल्चर को भी देखना था, और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना था, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने पूरी स्टडी की और जानने का प्रयास किया कि किस तरीके के फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से यूएसए वगैरह में दिए गए हैं, किस तरीके से यूके में दिए गए हैं। उन सभी चीज़ों को हमने प्रॉपर वे में डिस्कस किया, और उसके बाद उनके जो कुछ प्रोविजंस थे उसको अपने आप में ले आते हुए, अपने आप में मर्ज करते हुए, हमने अपने अकॉर्डिंग उसको ढाला और अपने आर्टिकल्स को, अपने प्रोविजंस को बनाया। ठीक है। 1687 में कुछ पहले क्या होता था, मोनार्क तो आज भी है कहीं ना कहीं ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में क्या था, मोनार्क कहीं ज्यादा प्रभावी हो गया। उनको किसी चीज से मतलब ही नहीं था कि सिटीजन्स के अधिकारों से, वो मनमाना कर लगाने लगे, टैक्स लगाने लगे थे इस तरीके से। ठीक है। तो 1687 में एक तरीके से वहां पे विद्रोह या रिवॉल्ट हुआ। ठीक है। और उसके बाद जब इस तरीके की बात आई तो बिल ऑफ राइट्स का जन्म वहीं से हुआ। और जब लोगों ने डिमांड किया तो सरकार, वहां पर जो राजा थे उनको झुकना पड़ा। राजा जो किंग थे उनको वहां पर झुकना पड़ा। और जब वो झुके तो उन्होंने क्या कहा कि पार्लियामेंट, अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट चाहे, वहां की संसद जो है वो चाहे तो नागरिकों को अधिकार दे सकती है, वो उसको जो सही लगता है वो उस हिसाब से अधिकार उसको दे। ठीक है। तो वहां पर क्या किया गया, राजा जो मनमानी कर रहे थे उसके विरुद्ध विद्रोह किया गया। तो जब विद्रोह हुआ तो वहां पर एक्चुअली ये विद्रोह जो हुआ था वहां पर पार्लियामेंट तो थी, लेकिन पार्लियामेंट ये जो थी, ये मोनार्क वहां पर, या कहें राजशाही जो थी, ये इतनी प्रभावशाली थी कि पार्लियामेंट का भी नहीं चल पा रहा था, ये ज्यादा इंपैक्टफुल थे। और इस कारण से पार्लियामेंट का कुछ नहीं हो पा रहा था, पार्लियामेंट कोई प्रोविजन ठीक से नहीं बना पाता था। जो नागरिक थे, जो वहां के ब्रिटेन के नागरिक थे, उनका फुल फेथ था पार्लियामेंट पर, उनका पार्लियामेंट पर फुल फेथ था, लेकिन मोनार्क उनको अधिकार नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने जो विरोध किया वो पार्लियामेंट के अगेंस्ट में नहीं किया, उन्होंने किसके अगेंस्ट किया? मोनार्क यानी राजशाही के विरुद्ध किया। तो राजशाही को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सत्ता हमारे हाथ से चली जाए। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, बोला कि ठीक है आपकी बात मान ले रहे हैं। तो उन्होंने पार्लियामेंट को ये अधिकार दिया कि ठीक है, आप नागरिकों को जो सही लगता है, जैसी उनकी डिमांड है, आप अधिकार बना सकते हैं। और उसी के बाद वहां पर ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट आया, जिसके थ्रू नागरिकों को अधिकार दिया गया। और आज भी वहां पर की जो संसद है, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, वो सबसे ज्यादा अपने नागरिक हितैषी है, ये माना जाता है कि ब्रिटेन की संसद सबसे ज्यादा अपने सिटीजन्स के अधिकारों पर फोकस करती है। ठीक। तो अगर भारत पर यूके का लंबे टाइम से प्रभाव था, तो कहीं ना कहीं हमने इस चीज को तो देखा था, हमारे जो नेता थे उस समय के, जो लॉ मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, वो इस बात को जान रहे थे। तो एक उनके सामने यूके मॉडल था। एक कौन सा मॉडल था? यूके का मॉडल था कि यूके ने कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट को क्या पावर दी हुई है, पार्लियामेंट किस तरीके से प्रोविजन बनाता है अपने नागरिकों को राइट्स
देने के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ कौन सी थी कंट्री? यूएसए। दूसरी तरफ थी यूएसए। यूएसए में की अगर हम बात करते हैं तो आप आज जैसा यूएसए को देख रहे हैं वैसा यूएसए पहले नहीं था। एक्चुअल में यूएसए के जो निवासी थे वो सारे कौन से हैं? वो यूरोप के माइग्रेटेड पीपल हैं। जो ओरिजिनल यूएसए के लोग थे वो अलग हैं, मतलब वो भी आज भी हैं, लेकिन जो आपको आज यूएसए देख रहा है वो इन माइग्रेटेड पीपल्स और जो लोकल यूएसए के लोग थे उनका एक कॉम्बिनेशन था। तो जब ये माइग्रेटेड लोग वहां पर पहुंचे तो ये किस लिए माइग्रेट हुए थे? उसका कारण ये था कि यूरोप में जो मोनार्क था, जो चर्च वगैरह थे, वो बहुत प्रभावशाली थे। ये भी लोगों के, नागरिकों को, सिटीजन्स को कोई राइट्स नहीं देते थे। तो अपने आप को अधिकारों से वंचित समझते हुए ये लोग वहां से निकल गए और ये पहुंच गए थे यूएसए। तो यूएसए इनके जाने का रीजन क्या था? कि ये एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट से होना चाहते थे, ये राइट्स चाहते थे, अधिकार चाहते थे। और इसीलिए जब 1776 में फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ तो इन्होंने भी क्या रखा, डिमांड रखा कि भाई राइट्स तो हमारे होने ही चाहिए, राइट्स तो हमारे होने ही चाहिए। तो इन्होंने भी बिल ऑफ राइट्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस डाले। खास तौर पे बात ये रखिएगा कि यूएसए के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बिल ऑफ राइट्स नहीं थे, ये फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1991 में अमेंडमेंट किया गया और तब इन बिल ऑफ राइट्स को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में इन बिल ऑफ राइट्स को डाला गया। साथ में ये कहा गया कि अगर सरकार कुछ कमी कटौती करती है तो जुडिशरी जो वहां की होगी, न्यायपालिका जो होगी, वो क्या करेगी? वो इन अधिकारों को कम करने के प्रयासों को तुरंत कैंसिल कर देगी। मतलब एक तरीके से जुडिशरी को इसका गारंटर बता दिया, प्रोटेक्टर बना दिया गया। किसका? फंडामेंटल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स का। ठीक है, जुडिशरी एक प्रोटेक्टर या गारंटर बन गई किसकी? बिल ऑफ राइट्स की। वहां की जो न्यायपालिका थी उसको यह अधिकार दे दिया गया कि कोई कभी भी सरकार एक तरीके से अगर कुछ भी ऐसा प्रयास करे, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, वहां पे कुछ भी ऐसा करे कि सरकार के लोगों के अधिकार कम हो रहे हैं तो तुरंत उस सारे प्रोविजंस को नल एंड वॉइड कर दे, वो अधिकार कम ना होने पाए। ठीक है, तो यूएसए में क्या होता है? यूएसए के नागरिकों के पास जितना अधिकार है उतना शायद हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, तो एक अधिकार ऐसे था जो फंडामेंटल राइट्स को देने का एक ऐसा मॉडल था जो यूके का मॉडल था। यूके का मॉडल था जिसमें पार्लियामेंट कौन है? सुप्रीम है। पार्लियामेंट सोवरिन है। पार्लियामेंट के सारे पास सारे पावर हैं कि वो किस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने लोगों को, सिटीजन्स को अधिकार देना चाह रहा है। ठीक है, यूके में कौन दे सकता है अधिकार? पार्लियामेंट दे सकता है। यूएसए मॉडल में कौन दे रहा है? डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। यहां पर संविधान नहीं दे रहा है, यहां पर संसद दे रही है। ब्रिटेन में, यूके मॉडल में अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कौन दे रही है? संसद दे रही है। जबकि यूएसए मॉडल में अधिकार कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है। अब हमने कौन सा लिया? हमने कुछ प्रोविजंस इनके लिए जिसमें संविधान में कुछ ऐसे डायरेक्ट अधिकार दे दिए गए हैं कि जिस पर संसद कुछ भी नहीं कर सकती कमी कटौती, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे भी दिए गए हैं जहां पर पार्लियामेंट को कुछ पावर भी दी गई है। तो हमने कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट लिया हुआ है वो यूएसए और यूके दोनों मॉडल्स का एक मिक्सचर लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको अपने अकॉर्डिंग उसको देखना था। हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है, हमारे यहाँ रिलीजियस की क्या डाइवर्सिटी है, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक फेजिबिलिटी हमारी क्या है, उन सब चीज़ों को समझते हुए हमको करना था। तो हमने क्या फंडामेंटल राइट्स में यूके मॉडल, जहां पर पार्लियामेंट के पास पावर होती है अधिकार बना देने की, और यूएसए मॉडल जहां पर संविधान के पास पावर है अधिकार देने की, इन दोनों का एक मर्जर किया और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने नागरिकों को अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम अगर आपसे कहे कि हमारे क्या अधिकार हैं, तो भारत में क्या किया गया है? भारत में इस तरीके के प्रोविजंस बनाए गए हैं कि अगर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की बात आती है तो स्टेट
कंट्रोल कर सकता है सिटीजन्स को। भारत में कुछ स्थानों पर स्टेट सिटीजन को कंट्रोल करता है। कैसे? क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट को पावर दी हुई है। और कुछ स्थानों पर सिटीजन स्टेट को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो नागरिक हैं वो अधिकार सुप्रीम है, उसको पार्लियामेंट कम नहीं कर सकता, कटौती नहीं कर सकता है। तो भारत में दोनों मिक्सचर देखने को मिलता है। कहीं कहीं पर स्टेट कंट्रोल करता है सिटीजन पर, और कहीं कहीं पर सिटीजन कंट्रोल करता है स्टेट पर। लेकिन यूएसए में क्या है? यूएसए में जस्ट उल्टा है। यूएसए में सिर्फ सिर्फ सिटीजन एक तरीके से स्टेट पर कंट्रोल करता है। उसके पास जितनी पावर होती है कि अगर कुछ भी उसके अधिकारों में कमी कटौती करेगी तो जुडिशरी तुरंत उस पूरे प्रोविजंस को नल एंड वॉइड कर देती है। लेकिन भारत के संसद को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। इसलिए भारत में जो है वो ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ जगहों पर नागरिक सर्वोच्च है, कुछ जगहों पर राज्य सर्वोच्च है। राज्य से मतलब यहां पर पूरी पार्लियामेंट यानी कि नेशन से मतलब है। अलग अलग आप स्टेट और जैसे छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इनको मत समझिएगा। आर्टिकल 12 अभी हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 12 में आपको स्टेट की डेफिनेशन बताएगी, जहां से इसका मतलब है। ठीक है। अमेरिकी प्रतिमान में कार्यपालिका और विधायिका दोनों से नागरिकों को बचाने का कार्य किया जाता है। इसलिए न्यायपालिका को मूल अधिकार के संदर्भ में सोवरेन पावर दी गई है। ठीक है। ये सारी बातें अभी हमने जो डिस्कस की वही हैं। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने दोनों की मॉडल को लिया हुआ है, यूएसए और यूके के। अब हम थोड़ा सा कुछ समझते हैं कि कैसे हमने यूएसए के मॉडल को भी लिया हुआ है और कैसे हमने यूके के मॉडल को लिया है। हमारा जो आर्टिकल 3 है वो ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स में कमी या कटौती करे, फंडामेंटल राइट्स में कमी या कटौती करे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देगा। तो सेम ऐसा ही प्रोविजन कहां पर है? यूके में था या यूएसए में था? यूएसए में था। तो ये हमारा आर्टिकल किसके नजदीक है? यूएसए मॉडल के। ठीक है। इसी तरीके से एक हमारे यहाँ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब? 1978 में। इसमें क्या किया गया था, जो आपका प्रॉपर्टी राइट्स है इसको पहले फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था, लेकिन इसको क्या किया गया, बाद में फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। अब पार्लियामेंट ने फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पार्लियामेंट के पास सोवरेन पावर हो गई। ठीक है। तो ये मॉडल किसके पास नजदीक गया? यूके मॉडल के। तो कहीं ना कहीं हमने यूएसए मॉडल का और यूके मॉडल का दोनों का एक कॉम्बिनेशन अपने यहां एडॉप्ट कर रखा है। ठीक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन इस तरीके से लिखने को आ जाता है मेंस वगैरह में, ये बहुत ही मेंस का ही एक तरीके से क्वेश्चन है कि किस तरह, अगर आपसे आंसर राइटिंग वगैरह में पूछा जाए तो आपको पूरा डिटेल मेंशन करना पड़ेगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे यहाँ जो किया गया, उसमें क्या किया गया? उसमें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई, यूएसएसआर से प्रभावित होते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज 51 ए में, आर्टिकल 51 ए में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज दे दी गई। किसके द्वारा दिया गया? पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया। मतलब क्या हुआ? पार्लियामेंट के द्वारा ये दिया गया, इसका मतलब क्या हो गया? यूके मॉडल के पास चला गया, ये यूके मॉडल के पास चला गया। और समय समय पर अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है, जैसे आधार की बात की या किसी भी चीज की बात की, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं कि सरकार ऐसा करने का प्रयास कर रही है। ये सारे के प्रोविजंस किसके पास नजदीक होते हैं? ये सारे प्रोविजंस यूएसए के नजदीक होते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स के, एक यूएसए मॉडल का और यूके मॉडल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और फंडामेंटल राइट्स की जहां तक बात करते हैं, जैसे हमने बात किया कि टोटल 6 नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसको 12 से लेकर 35 तक में मेंशन किया गया है, जिसमें 12 में स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। मेन आर्टिकल्स 14 से लेकर 32 तक हैं, जो कि प्रोविजंस बताते हैं फंडामेंटल राइट्स के। इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो हमारे नागरिकों को भी मिलते हैं और विदेशियों को भी मिलते हैं, फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे
जो सिर्फ और सिर्फ हमारे नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं है। तो आर्टिकल 15 प्रोविजंस हम पढ़ेंगे डिटेल एक एक करके। 16, 19, 29 और 30। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों के अधिकार हैं, इंडियन सिटीजन्स के। ठीक है, ये अधिकार किसी भी फॉरेनर के नहीं है। ये किसी भी अधिकार फॉरेनर के नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बनता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं फंडामेंटल राइट्स का। तो इसके बारे में जब हम फंडामेंटल राइट्स का पूरा लेक्चर कवर कर लेंगे, जिसके में पहले हम बोल चुके हैं कि 14-15 लेक्चर तक हमको लगेगा, क्योंकि एक एक मेंस के टॉपिक, एक एक इश्यूज को भी हमको डिस्कस करना है। उसके बाद में हम इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम इस चीजों को रोकते हैं। कल हम अपने आर्टिकल से एक एक करके शुरुआत करेंगे, एक एक आर्टिकल को देखेंगे, एक एक डिस्कशन, उसके बाद उससे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो और इसका जो कहें कि नोट्स की जो कॉपी है इंग्लिश में और हिंदी में, तो यहाँ पर देख ही रहे इंग्लिश में भी, वो ऐप जो हमारा है प्रेपलर्न एडू सेंटर का, वहाँ पर अपडेट कर दिया है। यहाँ पर इसके जो प्रेपलर्न एडू सेंटर के जो आपका कंटेंट वाला सेक्शन होगा, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स में इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स नए हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग के पास जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह